नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लेट स्टडी पर। बच्चों, जैसा कि हमने पीछे की वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, आज हम नई वीडियो के साथ लेकिन पुराने टॉपिक को रिवीजन करने वाले हैं मेरे बच्चों। कल आपने जितना भी पढ़ा, जितना भी सीखा, उसके आगे के बिंदुओं की तरफ बढ़ चुके हैं और आज हम और आप मिलकर के बचे हुए टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य का कुछ बच गया था टॉपिक, जो हम वो सभी बच्चे पूरा करेंगे। तो फिर जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं और जो बारी बारी से चीज़ों को देख रहे हैं, उन विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और करवाएं, जिसके माध्यम से आपसे हमें थोड़ा प्यार और मोटिवेशन अलग से स्पेशल मिलता रहे और जिसके माध्यम से हम आपके साथ बड़ी जोश और बड़ी मेहनत के साथ जुड़े रहें। मेरे बच्चों, उम्मीद है आप जहाँ भी जैसे मस्त, बढ़िया, शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे और आपके साथ जो भी माताएं, बहनें, बेटियां जुड़ी होंगी, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही होंगी, ऐसा आपका आचरण होगा। मेरे बच्चों, जैसा कि हमने पीछे के टॉपिक से पढ़ा, हमने जाना कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, मौर्य साम्राज्य की स्थापना होने के बाद मौर्य साम्राज्य का सम्राट कौन रहा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में उनका जन्म कब हुआ, ऐसी कई संबंधित बातें हमने सीखी। हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता किया। हमने जाना कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक था, जिसने स्थापना करी है, वो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त थे। और बताएं हम आपको वैसी कई सारी जानकारी हमने जानी। हमने चाणक्य के बारे में जाना, हमने घनानंद के बारे में जाना, हमने इनकी शादी के बारे में जाना। किसकी शादी के बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य की शादी के बारे में जाना। हमने जाना कि चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किसके साथ हुई, कैसे हुई और किन के साथ उन्होंने शादी करी। पीछे के वीडियो से हमने बहुत कुछ जाना और कितने वर्ष की अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने का क्या कारण रहा, कहाँ मृत्यु हुई, किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन को चलाया और कैसे साम्राज्य को चलाया। कुछ बिंदु हमने कल पीछे के टॉपिक से जाने थे। जो विद्यार्थी पढ़ के नहीं आए हैं वो पीछे के बिंदुओं को पढ़े, उनके टॉपिक को समझे, फिर आगे आए। ये लूसेंट की बुक का धीरे धीरे पूरा हम निचोड़ आपको इस बोर्ड के माध्यम से दे रही है। मेरे बच्चों, उम्मीद रखिएगा और जुड़े रहिएगा। मैं बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ आपके साथ साझा करता रहूँगा और आप अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे। मेरे बच्चों, देखिए, जो बच्चे कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे वो बैठ जाए, चीज़ों को तैयार करना शुरू करें और बारी बारी से टॉपिक लिखना शुरू करें। तो प्रारंभ करते हैं अपने टॉपिक को, जहां हमने छोड़ा था उसके आगे की कहानी की बात करेंगे। मौर्य साम्राज्य। मेरे बच्चों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई आपको मैंने बताया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे मैंने आपको बताया। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनकी शादी किसके साथ हुई, कहाँ कहाँ की कन्याएं और किसकी बहन थी, चेटक कौन थी, किस प्रकार चेटक कौन थे या कौन थी, किस प्रकार की व्यवस्था है, सब डिटेल में हमने पीछे की वीडियो के माध्यम से सीखा है। अब मेरे बच्चों, हमने ये भी जाना था कि उस समय एक व्यक्ति और मिले थे जिनको हमने चाणक्य का नाम दिया और जो चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य पंडित के नाम से जानते हैं। ये जो चाणक्य थे, इन्होंने किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करी और जब उनकी मदद करी तो कहीं ना कहीं घनानंद से युद्ध होने पर इन्होंने विजयी करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो ऐसी कई फैक्ट, कई बातें हमने पीछे की वीडियो से जानी और उसके बाद हमने जाना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कहीं ना कहीं चाणक्य को अपना मंत्री या मैं कहूँ प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें नियुक्त कर लिया और मुख्य सलाहकार के रूप में वो रहे। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक किताब, एक पुस्तक लिखी, आप सभी को पता है, और वो पुस्तक हमारे राजनीतिक शास्त्र से इनके संदर्भों में इनकी बातों का वर्णन करती है और वो बुक कौन सी है आप सभी जानते होंगे मेरे बच्चों। तो अब हम इतनी बातें सीखने के बाद हम नई बातों पे जुड़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य के आगे की क्या बातें रहीं और उसके बाद हमने सीखा सेल्यूकस निकेटर कौन था और सेल्यूकस निकेटर के बाद की कुछ बातें रह गई थी, वो आज हम जानेंगे। इस टॉपिक के माध्यम से हम जानेंगे कि राजा किस प्रकार जनता के बीच में आते थे और जब राजा जनता के बीच में आते थे तो जनता उनका स्वागत किस प्रकार से करती थी, राजा के संरक्षण में कौन कौन लोग होते थे और जो लोग होते थे उनके पास किस प्रकार के कौन से हथियार होते थे। ये सारी बातें आप लोग जानेंगे और सीखेंगे भी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि याद आ गया, आपको पता ही है कि रथ मूसला जो हथियार हुआ करता था वो कौन चलाता था, किसके शासन में था, ये बात आप सभी को पता होगी। इसको कमेंट बॉक्स में लिख पाए या ना लिख पाए, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी कॉपी में जरूर नोट करें मेरे बच्चों। उम्मीद है आप अपनी हाजिरी लगाते रहेंगे और आप जुड़े रहेंगे, चीज़ों को सीखते रहेंगे। चलो शुरू करते हैं। आज स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक है
तो चीजों को एक बार फिर से रिपीट करेंगे मेरे बच्चों। जो सेल्यूकस निकेटर थे, इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था कार्नेलिया, और कहीं ना कहीं सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया, इसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी जाती है। और इसकी शादी क्यों कर दी जाती है? क्योंकि इसका एक रीजन था, एक कारण था कि सेल्यूकस निकेटर के साथ जब चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है तो युद्ध नीति को जीत नहीं पाते हैं, तो ऐसी नीति के बाद एक संधि होती है, और जिस संधि में कथाचित सारी बातें लिखी जाती हैं और लिखित में कहा जाता है कि आप ऐसा करिए, हमें छोड़ दीजिए, हमारी पुत्री से शादी कर लीजिए, और 4 राज्य प्रांतों को हम आपको दे रहे हैं और 500 हाथी भी उपहार में दे रहे हैं। तो ऐसी बात कहते हैं कौन? सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं, और युद्ध की जो संधि है, संधि का मतलब होता है कि अब एक दूसरे की बात समझ के युद्ध न करना और किसी बात को मान लेना। तो संधि की जो शर्तें थी, इनके अनुसार 4 प्रांत, जो कि 4 प्रांत कौन कौन से? पहला प्रांत था काबुल, दूसरा कांधार, तीसरा हेरात, चौथा मकरान, चंद्रगुप्त को दे दिए जाते हैं, और चंद्रगुप्त इन चारों प्रांतों पर अपना राज्य स्थापित कर देता है। जब चंद्रगुप्त इन चारों राज्यों पर अपना राज्य स्थापित कर देता तो वहां नए नए पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, और जो नए पदाधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं सेल्यूकस निकेटर से संबंध रखते हैं मेरे बच्चों। सेल्यूकस निकेटर संधि के बाद अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, और संधि की शर्तों को मानते हुए वो कहता है कि मेरे बच्चों, वो कहता है कि ऐसा करिए, आप युद्ध मत करिए, युद्ध को विराम कर दीजिए, और 4 प्रांत हमसे आप ले लीजिए और मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। ऐसी बात वो करता है, और वो 4 प्रांत कहीं ना कहीं वो आपको चंद्रगुप्त को दे देता है। वो कौन से प्रांत होते? काबुल, कांधार, हेरात और मकरान। मेरे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य के एक जैन गुरु थे जिनका नाम था भद्रबाहु, और भद्रबाहु की मूर्ति, भद्रबाहु से संबंधित तथ्य मैं आपको जैन धर्म में पढ़ा चुका था, आप सभी को पता होगी। अर्थात जैन धर्म के तीर्थंकरों में एक नाम भी जुड़ता है भद्रबाहु। मेरे बच्चों, भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु थे, और जैन धर्म की दीक्षा इन्होंने इसी से ली थी। मेरे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे साम्राज्य को बढ़ा रहा था। काफी लोगों से युद्ध करने के बाद उसकी दिशा में, उसके संबंध, उसकी आत्मा में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा था। संधियां कर रहा था, लड़ाइयां कर रहा था, युद्ध हो रहे थे। इसी बीच में भद्रबाहु मिलते हैं और उन्हें वो अपना जैन गुरु मान करके उनसे जैन धर्म की दीक्षा लेना प्रारंभ करता है। अर्थात जैन धर्म की शिक्षा लेना प्रारंभ करता है, और जैन धर्म में अपने आप को धीरे धीरे डुबोने लगता है, अपने आप को धीरे धीरे जैन धर्म की ओर बढ़ाने लगता है। मेरे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेरे बच्चों, राजदूत वो होता है जो कोई देश, कोई राज्य अपने खास व्यक्ति को दूसरे राज्य में वहां की जनता को या वहां की जनता से उनके विषय के बारे में पूछताछ कर करके अपने राज्य के राजा को पूरी वहां समस्याओं को बताते हैं। कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया आज भी है, और उस समय इस राजदूत का नाम दिया करते थे तो मेगास्थनीज था। और मेरे बच्चों, मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था इंडिका। चलो आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। आपको बताएं, मेगास्थनीज द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, इस पुस्तक का नाम था इंडिका। मेरे बच्चों, इंडिका बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। ये किताब मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई, और मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। लेकिन आपको बताएं कि मेगास्थनीज के अनुसार, मेरे बच्चों ध्यान रखना, अब हम राजा की बात करने वाले हैं, और मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में लिखा, और एक राजा का वर्णन करते हुए उसने क्या क्या बातें लिखी हम सभी बच्चे जानेंगे। देखिए जरा, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, और मेगास्थनीज द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसको इंडिका नाम दिया गया। मेरे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। मेगास्थनीज के अनुसार जो सम्राट हुआ करता था और जो राजा हुआ करता था, ये राजा जो सम्राट तो जो हुआ करते थे, ये जनता के सामने अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जब भी सम्राट जनता के सामने आते थे, तो जनता सम्राट के लिए एक बहुत बड़े पर्व के रूप में, एक जश्न के रूप में एक होशो उल्लास के साथ इनका स्वागत करते थे। किसका? सम्राट का, जब सम्राट जनता के सामने पहुंचते थे। ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी विधाएं आज भी सम्मिलित है। कोई भी बड़ा
मैं नाम नहीं लेना चाहता था कि मौजूदा ऐसे कई व्यक्ति हैं जो अपने आप को विख्यात और पुरस्कृत खुद ही कर लेते हैं, और ऐसा करने के साथ साथ वो ऐसी कई व्यवस्थाओं में जुड़े हैं और अपने आप को राजा घोषित करते हैं। मेरे बच्चों, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। चलो फिर से शुरू करते हैं। मेरे बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि कई ऐसे लोग इस दुनिया में हैं, कई ऐसे लोग हर राज्य, हर जगह, हर गली मोहल्ले, गांव में मिलेंगे जो अपने ही समाज का शोषण करते हैं और अपनी बाबाई के लिए लोगों का शोषण करके बेचारे जो पढ़े लिखे अनपढ़, बिना पढ़े लिखे अनपढ़ लोग और पढ़े लिखे लोग उनका शोषण करते हैं। ऐसे लोगों से क्या ही फायदा जो पढ़ लिख करके आप बिना पढ़े लिखे लोग, गरीब मजदूर लोगों का शोषण करते हैं और अपने आप को सर्वमहान और महान से महान बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं है। मेरे बच्चों, ऐसे कई राजनेता, कई लोग इस देश में है और मौजूद हालत मौजूद है जो अपने आप को, अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए उन बेचारे गरीब लोगों को दबा कर और कुचल कर अपने आप को आगे बढ़ते हैं। कभी क्या आगे बढ़ पाओगे? जरूर, लेकिन कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे ऐसे लोग। तो उस समय भी कुछ ऐसी ही बातें रही होंगी। राजा अपने आप को जब जनता के सामने पेश करता था तो जनता या तो हो सकता है डर की वजह से या हो सकता है खुशी से उस जनता उन राजाओं के लिए, उन सम्राटों के लिए जश्न मनाती थी और त्योहार के रूप में पूरे शहर को, पूरे राज्य को, कहीं ना कहीं जहां से राजा गुजरता था वहां शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। सोचिए आप, जहां का राजा सोने की पालकी में बैठा हो, आज की स्थिति बता रहा हूं मैं, जहां का राजा सोने की पालकी में बैठा हो और वहां की प्रजा भूखों मर रही हो, ऐसे राजा से क्या फायदा ही होगा। मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सोने की पालकी में बैठ के ले जाया जाता था और उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। मेरे बच्चों, समझ गए? और जो राजा के साथ लोग होते थे वो सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखी थी और उन्होंने बताया था। मेरे बच्चों, आगे बताएं। आगे मैं आपको समझा रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना। सोने की जो पालकी थी उसमें राजा को ले जाया जाता था और उस राजा के, उस सम्राट के जो अंगरक्षक होते थे सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। पेड़ के पौधे कुछ ले लिए, कुछ डालें, कुछ पत्तियां ले ली और इन पेड़ों को, पौधों को इसलिए ले जाया जाता था, मेरे बच्चों ध्यान रखना, इन पेड़ों पर प्रशिक्षित अर्थात सिखाए हुए तोतों का झुंड होता था। तोतों का झुंड हुआ करता था, रहता था, जो सम्राट के सिर पर चारों ओर चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे, अर्थात उन्हें लगता था कि महिलाएं स्वागत के लिए खड़ी हैं। उन्हें, लोगों को लगता था महिलाएं पूजा पाठ के लिए, स्वागत के लिए खड़ी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो महिलाएं जो उनके राजा के साथ चलती थी, हथियारबंद महिलाएं होती थी और उनकी सुरक्षा के लिए होती थी। मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जो सम्राट सिर के चारों ओर चक्कर लगाने वाले तोते और झुंड के रूप में प्रशिक्षित होते थे तोते, और जो कि पेड़ों पर बैठे हुआ करते थे और ये पेड़ वहां के अंगरक्षक उस राजा के साथ में लेकर के चलते थे। आगे बताएं। आपको मेरी बात जरा दिमाग में लगा लेना आप लोग। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे और राजा के खाने की जो उससे पहले या खाना खाने की जो व्यवस्था होती थी, उस खाना खाने से पहले राजा के कहीं ना कहीं उनका एक मुख्य सैनिक या मुख्य अंगरक्षक या मुख्य उनका कोई भी व्यक्ति वो पहले खाने को चखता था और उसके बाद राजा खाना को खाते थे। मेरे बच्चों, इसलिए होता था कि कोई भी दुश्मन आकर के हो सकता है उस राजा को उस खाने में कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे, कुछ व्यवस्था को भंग करते हैं, मैं कहूँ कुछ जहर मिला दे या कोई भी ऐसी व्यवस्था कर दे जिससे कि राजा का स्वास्थ्य खराब हो जाए और राजा आराम से मृत्यु को प्राप्त हो जाए। चलो भाई आगे बढ़ते जरा। राजा लगातार 2 दिन तक, खाने से पहले उसके खास नौकर को रखते थे चखने के लिए खाने को। आगे बढ़ते हैं। वे लगातार कौन? राजा लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, अर्थात जैसे आज राजा किसी एक कमरे में सोया है तो कल राजा किसी दूसरी कमरे में सोएगा, ये 100% सत्य, क्योंकि राजा कभी एक कमरे में सोते नहीं थे। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। अब हम पाटलिपुत्र के बारे में विशेष जानकारी इकट्ठी करने वाले हैं मेरे बच्चों। तो पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर था, प्राचीर से घिरा था, अर्थात विशाल सेना, विशाल भूखंड, विशाल उसके चारों ओर घेरा जो हुआ था उसको प्राचीर नाम दिया गया, प्राचीर से घिरा था। और पाटलिपुत्र में
570 बुर्ज अर्थात बड़े बड़े और 64 द्वार थे, और जो 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे, आपको बताएं, और इनके ऊपर रंगीन सजावट थी। और मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु ध्यान रखना, राजा का जो महल था वो भी काठ का ही बना था, और काठ का मतलब होगा लकड़ी का। मेरे बच्चों ध्यान रखना, किसका बना था? लकड़ी का बना होता था मेरे बच्चों, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया, अर्थात रंगीन पत्थर, हीरे जवाहरात तो नहीं बोल सकते, लेकिन रंगीन कीमती पत्थरों से उसकी सजावट की जाती थी, उस लकड़ी की, जिस लकड़ी से महल बनाया जाता था राजा के रहने के लिए। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों में घिरा है। और कौन? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन जिसने किया था वो एक व्यक्ति था जिनका नाम था एपियानस। मेरे बच्चों, एपियानस ये मोस्ट इंपोर्टेंट अगला बिंदु है, इसको याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के निकेटर के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसका पूरा वर्णन नहीं कर डाला किसी ने, और उनका नाम था एपियानस ने किया था। मेरे बच्चों, प्लूटार्क एक व्यक्ति हुआ करते थे, लेखक हुआ करते थे। इनके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। एंड लास्ट बिंदु होगा, आखिरी बिंदु होगा मौर्य साम्राज्य का। इसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं नए बिंदु की तरफ बढ़ जाएंगे। तो लिखा है चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी। मेरे बच्चों समझ गए? अर्थात आखिरी प्राण जब इसने अपने आखिरी समय जब बिताया, तो जैन धर्म की एक विधि है और उस विधि के अनुसार इसने अपने प्राणों को त्याग दिया। मेरे बच्चों, उम्मीद है आज की बातें, आज की लाइंस, आज की सारी व्यवस्थाएं आपको बड़ी बेहतरीन लगी होंगी और आपने बारी बारी से इनको नोट किया होगा। और आगे चलते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं, जिन प्रश्नों को पेपर में कैसे छपाया जाता है। चलो शुरू करते हैं, एक बार फास्ट रिवीजन करेंगे। तो क्वेश्चन बनेगा, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी किससे कर दी थी? तो आंसर बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से हुई, उसका नाम क्या था? कार्नेलिया। अगला क्वेश्चन बनेगा, कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? आंसर बनेगा सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। कार्नेलिया बाद में किसकी पत्नी बनी? मतलब मेरी बात समझ रहे, 3 शादी तो पहले कर चुका था ये, तो चंद्रगुप्त मौर्य की बनी। आगे बढ़ेंगे, युद्ध की संधि की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से किन 4 प्रांतों का वर्णन बताया और कहा हम 4 प्रांत देंगे? तो वो कौन से 4 प्रांत थे? तो पहला काबुल, दूसरा कांधार, तीसरा हेरात, चौथा मकरान। अगला क्वेश्चन बनेगा, चंद्रगुप्त को दे दिया। अगला क्वेश्चन बनेगा, चंद्रगुप्त ने एक जैन धर्म चंद्रगुप्त के एक जैन गुरु थे, उन गुरु का नाम क्या था? तो आप आंसर बताओगे भद्रबाहु। मेरे बच्चों, अर्थात भद्रबाहु कौन थे? तो जैन धर्म के जैन गुरु थे। मेरे बच्चों आगे बढ़ेंगे, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। तो क्वेश्चन बनेगा, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। अगला क्वेश्चन बनेगा, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। आंसर बनेगा इंडिका है। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट जो होता था वो जनता के सामने जब जाता था तो जनता उसको प्रेरित करने के लिए क्या करती थी? तो आप बताएंगे शोभा यात्रा के रूप में वहां जश्न मनाया करती थी। मेरे बच्चों, ये सारी बातें तो हमने आपको बता दी, लेकिन इनमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे कि पाटलिपुत्र एक विशाल किससे गिरा हुआ था? तो प्राचीर से गिरा हुआ था। पाटलिपुत्र में 570 बुर्ज थे और 64 कमरे हुआ करते थे। मेरे बच्चों 64 द्वार हुआ करते थे। और आपको बताएं, अगला क्वेश्चन जो बनेगा, 2 और 3 मंजिल वाले घर किसके बने होते थे उस समय? तो लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने थे। और अगला क्वेश्चन बनेगा मेरे बच्चों, याद होना, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया था? तो एपियानस ने किया था। अगला क्वेश्चन, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कितने हाथी उपहार में दिए? आपको पता ही है कि जितने हाथी दिए वो 500 हाथी थे। अगला क्वेश्चन,
चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कहाँ हो गई थी? तो श्रवणबेल गोलाखेत में हो गई थी। मेरे बच्चों ये पॉइंट, ये बिंदु, हमने बिंदुवार तरीके चीजें सीखी, थोड़ी लाइट की और थोड़ी टेक्निकल समस्या हो जाती कभी कभार, कोई बात नहीं। आपके टॉपिक पूरा हमने कराया, पूरा टॉपिक आपने सीखा और आपने बेहतरीन रिवीजन भी किया और एक एक बिंदु आपने नोट किया होगा। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और आगे तक पहुंचाएं, और जो भी आपके साथी हैं कम से कम एक एक सब्सक्राइब तो कर ही दें और करवा दें मेरे बच्चों। तो उम्मीद है आप जुड़े रहेंगे, चीज़ों को सीखते रहेंगे। आपके साथ जो माँ बहन बेटियाँ जुड़ी हुई हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही होंगी, आप अपना ऐसा आचरण बनाए होंगे, उम्मीद करते हैं हम आपसे। और आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। छोटी सी वीडियो है लेकिन मज़ेदार वीडियो है, बहुत सारा टॉपिक हमने इसमें कवर किया है। कल नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मेरे बच्चों।